आइए आज हम देखते हैं मापन में त्रुटियाँ। अभी तक हमने पढ़ा मापन कैसे करते हैं या मापन की आवश्यकता क्यों होती है। अब यदि हम किसी यंत्र का या किसी वस्तु का मापन कर रहे हैं तो उस मापन में किन किन प्रकार से त्रुटि हो सकती है। जैसे मापन में त्रुटि क्या है? त्रुटि वास्तव में होता क्या है कि हमसे मापन करते समय या कोई गलती हो जाती है, उस गलती को हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। तब मापन की अनिश्चितता को मापन की त्रुटि कहते हैं। क्या होता है कि जब हम मापन करते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो या फिर यंत्र की खराबी के कारण, मतलब जिस मशीन का या जिस वस्तु का हम मापन करने में उपयोग कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो या उसमें कुछ अनिश्चितता हो, तो उसके कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे हम मापन में त्रुटि कहते हैं। ये त्रुटि दो प्रकार की होती है। त्रुटि दो प्रकार की होती है। मापन में दो प्रकार की त्रुटि हो सकती है। पहला होता है क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरा होगा यादृच्छिक त्रुटि। ये मतलब वास्तव में मापन जब हम करते हैं तो सिर्फ दो प्रकार से त्रुटि आ सकती है, या तो वो क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत आएगा या फिर यादृच्छिक त्रुटि के अंतर्गत। तो हम देखेंगे क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। यह है त्रुटि का पहला प्रकार। क्रमबद्ध त्रुटि कहने का मतलब जब त्रुटि ज्ञात कारणों से हो, मतलब ऐसा कोई कारण जो हमको मालूम है कि इस कारण से इसके मापन में त्रुटि आ रही है, तो ज्ञात कारणों से होने वाली त्रुटि को हम कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। ज्ञात कारणों से होने वाली त्रुटि क्रमबद्ध त्रुटि कहलाता है। मतलब जैसे हम जान रहे हैं कि इस यंत्र में, मतलब जो हमने मशीन लिया है उस मशीन में कुछ खराबी है, उसके बावजूद हम उसी मशीन से मापन कर रहे हैं बिना उसकी गलती सुधारे, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? क्रमबद्ध त्रुटि, क्योंकि उस त्रुटि का कारण हमको पहले से मालूम है। इसके अंतर्गत पहला होता है यांत्रिक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि का पहला प्रकार है यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक कहने से मतलब है यंत्र, कि किसी भी यंत्र के जो अनुपयुक्तता है या यंत्र में जो खराबी है उसके कारण जो त्रुटि उत्पन्न होगी उस त्रुटि की हम क्या कहेंगे? यांत्रिक त्रुटि। यह त्रुटि यंत्र में बनावट के कारण उत्पन्न होती है। जो यांत्रिक त्रुटि है, क्योंकि ये यंत्र से संबंधित है, मतलब यंत्र में हो सकता है कि जब यंत्र को बनाया गया उस समय कुछ त्रुटि रही होगी, इस कारण यंत्र के कारण या यंत्र के बनावट के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उस त्रुटि को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक त्रुटि। तो हम देखते हैं कि यांत्रिक त्रुटि किस किस प्रकार से हो सकती है। पहला होगा यांत्रिक त्रुटि के अंतर्गत शून्यांक त्रुटि
और दूसरा होता है अल्पतमांक त्रुटि। देखिए, यांत्रिक त्रुटि के दो प्रकार। पहला प्रकार है शून्यांक त्रुटि। जैसे हम कोई वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज हो गए या फिर गोलाई मापी जो होते हैं, इन तीनों यंत्रों में एक होता है वर्नियर स्केल जो होते हैं, उसमें एक मुख्य स्केल होता है और एक होता है वर्नियर स्केल। तो मुख्य स्केल का 0 या और वर्नियर स्केल का 0, यदि दोनों ऐसे आने चाहिए एक सीध में, लेकिन वो जब एक सीध में नहीं आ पाते तो उस समय उस त्रुटि को हम क्या कहते हैं? शून्यांक त्रुटि कहते हैं। तो ये शून्यांक त्रुटि उस यंत्र के बनावट के कारण उत्पन्न होती है, ना कि हम व्यक्ति मतलब जो मापन कर रहा है, मापनकर्ता के कारण ये त्रुटि नहीं होती। ये त्रुटि यंत्र में बनावट के कारण ही उत्पन्न होती है। दूसरी होती है अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि मतलब उस कम से कम दूरी को, अल्पतमांक किसको कहते हैं? वह छोटा से छोटा मान या छोटी से छोटी दूरी जिसका, देखो अल्पतमांक मतलब बहुत 0.01 इस टाइप का हम किसी भी यंत्र का अल्पतमांक मानते हैं। तो अल्पतमांक वह कम से कम दूरी जिसे किसी यंत्र की सहायता से शुद्धता पूर्वक मापा जा सकता है, लेकिन कई बार यंत्र में खराबी के कारण उसके कारण थोड़ा ना थोड़ा उसमें अंतर आता है। उस त्रुटि को हम क्या कहते हैं? अल्पतमांक त्रुटि। तो ये हो गया क्रमबद्ध त्रुटि का पहला प्रकार, यांत्रिक त्रुटि के दो प्रकार। अब देखते हैं क्रमबद्ध त्रुटि का दूसरा प्रकार, बाह्य कारकों के कारण। देखो, बाह्य कारक मतलब बाह्य परिस्थितियों के कारण। जैसे बाह्य परिस्थिति में हमारा आसपास का टेम्परेचर हो सकता है, आसपास का टेम्परेचर, आसपास का जो दबाव है, वायु का घनत्व है, ये सब भी हमके मापन करने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। जैसे एक दोलन मापी होता है या दोलन चुंबकत्व मापी जो होता है, उसके दोलन चुंबकत्व मापी को यदि हम यदि वहाँ पर हम दोलन चुंबकत्व मापी से मापन कर रहे हैं, तो उस समय यदि आसपास हवा का प्रभाव है तो हमारे द्वारा मापन किया गया जो मान है वो हमेशा गलत आएगा। क्योंकि जो बाह्य कारक होते हैं, वो बाह्य कारक मतलब ताप, दाब या आयतन। अर्थात ताप, दाब, आयतन या वायु, इनसे संबंधित ताप हो गया, उसका दाब हो गया, या उस वायु का जो आयतन है या वायु का जो दबाव होता है, उनके कारण जो कठिनाइयाँ या जो त्रुटियाँ उत्पन्न होती हैं उसे हम कहेंगे बाह्य कारण के कारण। तीसरा होता है अपूर्णता त्रुटि। अपूर्णता मतलब, अपूर्णता कहने से मतलब क्या होता है कि हम त्रुटियों का कारण जान रहे हैं, त्रुटियों का कारण जानते हुए भी हम जानबूझ के त्रुटि कर रहे हैं, तो उस त्रुटि को हम क्या कहेंगे? अपूर्णता त्रुटि। अपूर्णता त्रुटि, त्रुटि का कारण जानते हुए भी, ठीक है, त्रुटि का कारण जानते हुए भी पूर्ण रूप में निराकरण ना कर पाना। अपूर्णता त्रुटि कहलाता है। ठीक, कि
यदि हम जान रहे हैं कि त्रुटि उस यंत्र में कौन सी त्रुटि है, लेकिन उस त्रुटि का हम निराकरण नहीं कर पाते और उसके बाद हम उसका मापन करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? अपूर्णता त्रुटि। अब चौथा जो होता है वो है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि कहने से तात्पर्य यह है कि मापनकर्ता की असावधानी के कारण, जैसे हम किसी यंत्र का मापन कर रहे हैं, मान लो हमको एक छड़ की लंबाई नापना है, तो लंबाई का रीडिंग पढ़ते समय हमसे क्या हो गई, हम मान लो लंबाई है 4 सेंटीमीटर और हम देख रहे हैं 4.1 सेंटीमीटर, तो जो 0.1 का जो डिफरेंस आता है वो किसके कारण है? मापनकर्ता के कारण। तो मापनकर्ता के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होगी उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत त्रुटि। मापनकर्ता के असुविधा, मापनकर्ता के असावधानी व अज्ञानता के कारण उत्पन्न त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि कहलाता है। मापनकर्ता की असावधानी और अज्ञानता, मतलब या तो मापनकर्ता जब रीडिंग ले रहा है उस समय उसने असावधानी बरती है, मतलब वो जल्दी जल्दी में रीडिंग पढ़ रहा है, या फिर अज्ञानता, उसे ये मालूम नहीं है कि रीडिंग हमको कहाँ से पढ़ना है। इन दोनों ही कारणों से जो त्रुटि उत्पन्न होगी वो कहलाएगी व्यक्तिगत त्रुटि। तो सबसे पहला जो प्रकार था क्रमबद्ध त्रुटि, इसके 4 प्रकार थे। पहला यांत्रिक त्रुटि जो कि यंत्र के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा होता है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, मतलब जो हमारा बाह्य वातावरण है उस बाह्य वातावरण के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होगी उसको हम कहेंगे बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। तीसरा होता है अपूर्णता त्रुटि और चौथा है व्यक्तिगत त्रुटि। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला जो त्रुटि का दूसरा प्रकार है वो है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि कहने का मतलब यदि मापनकर्ता, जो भी मापन करता है, वो किसी वस्तु का मापन 2 बार 3 बार या 4 बार करता है, लेकिन हर बार मान क्या होता है? अलग अलग प्राप्त होते हैं। जैसे पहली बार मापन किया तो अलग मान आया, दूसरी बार मापन किया तो अलग मान आया, तीसरी बार मापन किया तो अलग मान आया। तो इस समय क्या होगा, जब मापन करता अलग अलग कई बार मापन करता है और उसका मान कई बार अलग अलग आता है, तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहेंगे? यादृच्छिक त्रुटि कहेंगे। यदि मापनकर्ता किसी राशि को किसी भौतिक राशि का मापन कई बार करता है और प्रत्येक बार मान अलग आता है, तो इस प्रकार उत्पन्न त्रुटि को
यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, मतलब यदि कोई मापन करता है और जब वो मापन कर रहा है तो उस समय वो एक ही भौतिक राशि का 2 से 3 बार मापन करता है। जैसे हम प्रैक्टिकल जब करते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि हम कोई भी रीडिंग यदि हम निकाल रहे हैं तो उस रीडिंग को 2, 3 या 4 बार निकालते हैं। और जब हम मान निकालते हैं तो उस समय हो सकता है कि हर बार मान क्या हो, अलग अलग आए। पहले प्रेक्षण में मान अलग आए, दूसरे प्रेक्षण में मान अलग आए, तीसरे प्रेक्षण में मान अलग आए। तो इस प्रकार जब अलग अलग मान होता है मतलब हमसे कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है, क्योंकि अगर हम सही मापन करते तो जितने बार भी मापन करते उस वस्तु का माप उतना ही आता। तो इस प्रकार जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, यादृच्छिक त्रुटि कहेंगे। अब अगला है त्रुटियों को व्यक्त करना। अभी हम पढ़े त्रुटियों के बारे में कि कैसे कैसे प्रकार से त्रुटि उत्पन्न होती है। मतलब मापन करने के समय जो यंत्र की असावधानी हो या मापनकर्ता की असावधानी, उनके कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे हम त्रुटि कहते हैं, मापन में त्रुटि कहते हैं। अब हम देखते हैं कि त्रुटि को हम व्यक्त कैसे करें, मतलब उसको डिफाइन कैसे करें। त्रुटियों के व्यक्त इसके आधार पर त्रुटियों को व्यक्त त्रुटियों को व्यक्त करने के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा होता है आपेक्षिक त्रुटि और तीसरा होता है प्रतिशत त्रुटि। देखो यहाँ पर हम त्रुटि, जैसे हमने जो त्रुटि पढ़ा कि कई प्रकार से त्रुटियां हो सकती है मापन में, उन त्रुटियों को व्यक्त कैसे किया जा सकता है। पहला उसका प्रकार है निरपेक्ष त्रुटि, मतलब हम निरपेक्ष त्रुटि का मान कि कितना त्रुटि हमसे हुआ है ये निकाल सकते हैं। उसी प्रकार आपेक्षिक त्रुटि और तीसरा होता है प्रतिशत त्रुटि। तो सबसे पहले हम देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि क्या है। पहला हम देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि। देखो क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि में जब हम मापन करते हैं तो उस समय त्रुटि उत्पन्न होती है। अब उस त्रुटि को वास्तविक माप किसी भौतिक राशि के मापन में उत्पन्न त्रुटि। देखो जब हम किसी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं तो उस समय त्रुटि उत्पन्न होती है। और जो त्रुटि उत्पन्न होती है तो उस समय उस भौतिक राशि का कुछ ना कुछ क्या होगा, वास्तविक मान होगा का मान, और उस भौतिक राशि का वास्तविक मान।
देखो, उस भौतिक राशि का पहले से एक रियल वैल्यू होगा, वास्तविक मान होगा। अब उस वास्तविक मान और जब मापनकर्ता ने उस भौतिक राशि को मापा उस समय उसका मान, दोनों का जो अंतर होगा उसको हम क्या कहेंगे? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और इसे हम डेल ए से प्रदर्शित करते हैं। मापनकर्ता के द्वारा प्राप्त मान को अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो इस समय ये निरपेक्ष त्रुटि हुई। अब इस निरपेक्ष त्रुटि को व्यक्त किससे करेंगे हम? डेल ए से। डेल ए मतलब दर्शाता है परिवर्तन को, तो डेल ए से हम इस निरपेक्ष त्रुटि को व्यक्त करते हैं। अब ये मानते हैं, माना भौतिक राशि का माप A1 A2 डैश 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 AN है। हम ये मान लें कि कोई भी भौतिक राशि है, उसका मान क्या हो गया या उसका माप क्या है? A1 A2 डैश 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 AN तक लेते हैं। तब उसका मध्य मान क्या होगा? A मीन वैल्यू हो जाएगा, A मीन हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 प्लस AN अपॉन N। जब हम औसत निकालते हैं तो सारे मान को जोड़ते हैं और उतनी ही संख्या से उसको भाग देते हैं। तो A का मध्यमान वैल्यू या माध्य वैल्यू कितना निकला? A1 प्लस A2 प्लस AN अपॉन N। अब देखते हैं कि मॉड डेल A1 मतलब A1 जब मापनकर्ता का माप है तो उसका उस समय निरपेक्ष त्रुटि कितना होगा? बराबर A मीन माइनस A1। मॉड A2 इज इक्वल टू A मीन माइनस A2। मतलब यदि पहला जो प्रेक्षण है, पहले प्रेक्षण में त्रुटि कितना हुई? जो उसका मध्यमान होगा उसमें हम पहले मापन को घटाएंगे, दूसरे मान में भी उसके मध्यमान में हम उसको माइनस करेंगे, अर्थात उसमें उत्पन्न त्रुटि डेल ए बराबर हो जाएगा 1/n समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n a की पावर i ये होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो उत्पन्न त्रुटि होगी वो 1/n, i का मान 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकता है, डेल ए आई, इसे हम कहेंगे निरपेक्ष त्रुटि। अब हम देखते हैं त्रुटियों के व्यक्त करने का दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है आपेक्षिक त्रुटि। देखो, आपेक्षिक त्रुटि क्या है कि मापन का जो निरपेक्ष त्रुटि है, मापन, इसके पहले जो हमने निरपेक्ष त्रुटि पढ़ा, तो मापन के निरपेक्ष त्रुटि और मापन का वास्तविक मान, इन दोनों के अनुपात को हम कहेंगे आपेक्षिक त्रुटि। मापन की निरपेक्ष त्रुटि एवं भौतिक राशि का वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है,
मापन की जो निरपेक्ष त्रुटि है और भौतिक राशि का जो वास्तविक मान है, उन दोनों का जो अनुपात होगा उसको हम क्या कहेंगे? आपेक्षिक त्रुटि। तो यहाँ पर लिखते हैं आपेक्षिक त्रुटि बराबर है निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक माप। क्योंकि निरपेक्ष त्रुटि क्या है? वास्तव में निरपेक्ष त्रुटि क्या है कि जो वास्तविक माप में हम व्यक्तिगत जो माप हैं दोनों को हम घटाते हैं तो हमारा निरपेक्ष त्रुटि निकलता है, और निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? आपेक्षिक त्रुटि। अब तीसरा होता है प्रतिशत त्रुटि। देखो, प्रतिशत त्रुटि कहने का मतलब जो हमने अभी आपेक्षिक त्रुटि निकाला, उस आपेक्षिक त्रुटि को यदि हम परसेंटेज में बताते हैं कि किसी मापन में कितने प्रतिशत तक की त्रुटि है, उसे हम कहेंगे प्रतिशत त्रुटि। तो जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है, उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। जब आपेक्षिक त्रुटि को हम दर्शाते हैं प्रतिशत के रूप में तो उस त्रुटि को हम क्या कहेंगे? प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक माप इंटू 100%। मतलब निरपेक्ष त्रुटि होता है डेल ए अपॉन वास्तविक मान होगा ए मीन इंटू ये हो जाएगा 100%। इस प्रकार हम किसी भी मापन में प्रतिशत त्रुटि को दर्शा सकते हैं। अब देखते हैं हम परिमाण की कोटि। परिमाण कहने का मतलब होता है किसी भी वस्तु का जो वास्तविक मान होता है उसको हम कहते हैं परिमाण। तो किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण है उसको हम 10 के आधार पर या 10 के घात के रूप में हम उसको दर्शाते हैं। किसी भी भौतिक राशि के मान को 10 की घात के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, हम किसी भी भौतिक राशि का जो मान होता है उसको हम हमेशा 10 की घात के रूप में दर्शाते हैं। तो इसे 10 के ऊपर 10 के घात मतलब 10 के ऊपर जो लगाया जाने वाला घात है उसको हम उसका क्या कहते हैं? परिमाण की कोटि कहते हैं। को परिमाण की कोटि कहते हैं।
ये होता है परिमाण की कोटि कि जैसे हम किसी भी संख्या को 10 की घात 3 या 10 की घात 4 इस रूप में यदि हम दर्शाते हैं तो ये क्या कहलाता है, उसके परिमाण। और ये जो 3 या 4 मतलब 10 का जो घात है ये कहलाएगा उसकी कोटि। तो हम देखते हैं कि 10 की घातों का पूर्व लग्न कैसा होता है। दस की घात का पूर्व लग्न। देखो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जैसे 10 की घात है 1, ठीक है। 10 की घात 1 को हम कहते हैं डेका। 10 की घात 1 को हम कहेंगे डेका। 10 की घात 2 इसको हम कहेंगे हेक्टा। 10 की घात 1 को हम कहते हैं डेका और 10 की घात 2 को हम कहते हैं हेक्टा। 10 की घात 3 इसको हम कहते हैं किलो। 10 की घात 3 जब लिखते हैं इसको हम क्या कहते हैं, किलो। मतलब ये जो 10 है ये आधार है और 3 क्या है, उसका परिमाण की कोटि है, इसको हम कहेंगे किलो। 10 की घात 6 इसको हम कहते हैं मेगा। तो इस प्रकार हम किसी भी 10 की घात के रूप में जब दर्शाते हैं तो 10 की घात 1 का मतलब क्या हुआ, डेका। 10 की घात 2 का मतलब हुआ हेक्टा। 10 की घात 3 का मतलब हुआ किलो। 10 की घात 6 का मतलब हो गया मेगा। तो इसी प्रकार और भी आगे हम इसको 10 की घात के रूप में दर्शा सकते हैं। अब यदि 10 की घात, ये तो प्लस में है सारे घात, तो हमारा नाम ये 10 की घात का नाम क्या हुआ, अगर वो प्लस में 1 है तो डेका। 10 की घात +2 है तो हेक्टा। 10 की घात +3 है तो किलो और 10 की घात प्लस में यदि 6 है तो हो गया मेगा। अब यदि यही घात माइनस में हो, अब यहाँ पर हम लेते हैं कि 10 की घात किस में हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो या -6 हो। तो इस समय क्या होगा, 10 की घात जो -1 है इसको हम कहते हैं डेसी। 10 की घात यदि किस में हो, माइनस में 1 हो तो इसको हम कहेंगे डेसी। 10 की घात -2 हो तो ये कहलाता है सेंटा। ठीक। अब 10 की घात यदि -3 है तो ये कहलाता है मिली और 10 की घात -6 है तो ये कहलाता है माइक्रो। तो इस प्रकार हम जो 10 के पूर्व लग्न होते हैं या 10 के जो आधार होते हैं तो उसकी परिमाण की कोटि को इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं। अब आता है अंक। अंक में 2 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है अनिश्चित अंक, अनिश्चित अंक जिसको हम कहते हैं संदिग्ध अंक। अनिश्चित अंक या फिर वो हो सकता है संदिग्ध अंक। अनिश्चित अंक कहने का मतलब जब किसी माप को, कोई भी माप हो या जब किसी माप को मापनकर्ता जब उसको लिखता है, जैसे हमने कोई वस्तु को नापा, चाहे वो किलो में नापे, चाहे समय के रूप में नापे या चाहे उसकी लंबाई को नापे, तो जब किसी माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत नापा जाता है, किसी माप को मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिया जाता है, देखो यहाँ पर हम किसी माप मतलब किसी भी भौतिक राशि का जब हम माप करते हैं तो उस समय जो मापन यंत्र हम उपयोग करेंगे उसकी जो यथार्थता होगी, मतलब उसकी यथार्थता मतलब उसकी जो वास्तविक सीमा है उसके अंतर्गत यदि हम मापन करते हैं या उसके अंतर्गत हम यदि किसी अंक को लेते हैं तो वो अंक क्या कहलाएगा, उसका जो अंतिम अंक होगा तो उसका अंतिम अंक संदिग्ध अंक कहलाता है। संदिग्ध
या अनिश्चित अंक कहलाता है। ठीक है, किसी माप के को मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा, देखो मापन यंत्र की यथार्थता सीमा कहने का मतलब मापन का जो यंत्र होता है उसकी भी एक वास्तविक सीमा होती है। जैसे किसी यंत्र से हम बहुत ज़्यादा वजन को भी नहीं नाप सकते, उसी प्रकार उसकी जितनी भी सीमा है उसके अंतर्गत जब हम उस किसी वस्तु का मापन करते हैं तो उसमें जो सबसे अंतिम अंक होता है वो क्या कहलाता है, संदिग्ध अंक या फिर अनिश्चित अंक। अब होता है सार्थक अंक। सार्थक अंक कहने का मतलब वास्तविक जो अंक होते हैं, मतलब जब किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक कहने का मतलब एकदम शुद्धता पूर्वक, जिसमें कोई भी त्रुटि ना हो, उस प्रकार यदि हम मापते हैं तब उसमें जब किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त किया जाता है देखो यहाँ पर भौतिक राशि को जब हम यथार्थता पूर्वक मतलब शुद्धता पूर्वक व्यक्त करते हैं तो उस समय उपयोग में लाई गई अंक, उपयोग में लाए गए अंक क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। देखो यहाँ पर सार्थक अंक का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम किसी भौतिक राशि को माप रहे हैं तो भौतिक राशि को जब हम मापन करेंगे तो वो कैसा होना चाहिए, यथार्थता पूर्वक मतलब शुद्धता पूर्वक। अब जब शुद्धता पूर्वक हम उसको मापन की जो राशि उसको व्यक्त कर रहे हैं उस समय उपयोग में लाए गए जो अंक होंगे, मतलब जिन अंकों का हम उपयोग कर रहे हैं उन अंकों को हम क्या कहेंगे, सार्थक अंक। तो दो प्रकार के अंक होते हैं, एक तो अनिश्चित जिसको हम संदिग्ध अंक कहते हैं, उसमें क्या होगा कि मापनकर्ता के द्वारा जो हम मापन के लिए यंत्र उपयोग कर रहे हैं उस यंत्र की जो सीमा होती है उसके अंतर्गत जो लिया गया अंतिम अंक होता है वो संदिग्ध अंक होंगे, लेकिन यहाँ पर जो अंक हम लेंगे वो क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो मापन के चैप्टर में हम मापन के बारे या मापन की आवश्यकता क्यों होती है इसके बारे में पढ़े, साथ ही साथ हम यहाँ पर पढ़े कि मापन में कौन कौन सी त्रुटि उत्पन्न होती है या उनकी त्रुटियों के क्या प्रकार हैं, उनकी त्रुटियों को किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, और यदि हमको मापन के जो परिमाण हैं उनको व्यक्त करना है तो 10 की घात के रूप में हम उसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं। और दो प्रकार के जो अंक होते हैं मापन में, एक सार्थक अंक और दूसरा होता है संदिग्ध अंक, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।